हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड ज्ञान गंगा में। काफ़ी समय बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन कोशिश रहेगी कि अब लगातार जो है आपको एक वीडियो एक दिन में प्रोवाइड कराऊँ, जिसमें हम उत्तराखंड के बारे में और हिंदी के बारे में विविध तथ्यों को जानेंगे और सारे टॉपिक कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अगर उत्तराखंड की बात करूँ तो उत्तराखंड में जो इम्पोर्टेंट है वो जो है उत्तराखंड की हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री एक बहुत बड़ा पोर्शन है और बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन भी है उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में। साथ में उत्तराखंड की जियोग्राफी, उत्तराखंड की ज्योग्राफी के अंदर उत्तराखंड में पर्वत, उत्तराखंड का नदी तंत्र, उसके अलावा उत्तराखंड का जो भौगोलिक क्षेत्र है वो सारी चीज़ें कंप्लीट करते हुए चलेंगे। साथ में उत्तराखंड का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो है आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर से काफ़ी सारे क्वेश्चन वर्तमान में पूछे जा रहे हैं और आगे भी एग्जामों में यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन बनने की संभावना है। और साथ में उत्तराखंड का इकोनॉमी और उत्तराखंड की पॉलिटी। तो ये हमारे जो है महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाले हैं, जिसको हम हर दिन कवर करेंगे। हर दिन वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये टॉपिक्स प्रोवाइड करवाऊंगा और अच्छे से इनकी तैयारी हम करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि इन सभी वीडियोस जब भी मैं अपलोड करूं इनकी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो, तो आप सब्सक्राइब करें चैनल को और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत पता चल जाए कि वीडियो अपलोड हुई है और आप उसका लाभ ले सकें। तो आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, उत्तराखंड ज्योग्राफी के अंतर्गत एक टॉपिक पढ़ेंगे जो है उत्तराखंड का नदी तंत्र। उत्तराखंड का नदी तंत्र। उत्तराखंड के नदी तंत्र को अच्छे से समझेंगे, विस्तार से समझेंगे, डायग्राम के माध्यम से कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ पे संगम बनाती है। साथ में सभी प्रकार की नदियों के बारे में अच्छे से जानेंगे, किस नदी की विशेषता क्या है और किसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, सभी चीज़ को देखेंगे। लेकिन पहले देखते हैं नदी तंत्र को हमको पढ़ना किस प्रकार से है। तो नदी तंत्र को जनरली जो हम बांटते हैं वो 3 भागों में डिवाइड करके हम पढ़ते हैं, जिसमें या हम ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड की समस्त नदियों को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। समस्त पूरे नदी तंत्र को 3 भागों में पढ़ते हैं। सबसे पहला गंगा नदी तंत्र, नंबर 2 यमुना नदी तंत्र और नंबर 3 काली नदी तंत्र। तो उत्तराखंड में जितनी भी नदियां हैं उनको आसानी से पढ़ने के लिए हमने उनको 3 भागों में डिवाइड कर दिया, गंगा नदी तंत्र, यमुना नदी तंत्र, काली नदी तंत्र। इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो गंगा नदी तंत्र जो है वो बहुत विशाल नदी तंत्र है। सुगम हो इसके लिए हम इसको भी 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें जो पहला भाग हम पढ़ते हैं अलकनंदा नदी तंत्र और दूसरा भागीरथी। तो आज हम पढ़ेंगे अलकनंदा नदी तंत्र के बारे में। तो आइए देखते हैं अलकनंदा नदी तंत्र के बारे में। अलकनंदा नदी का जो उद्गम है वो जैसे कि आप जान सकते हो, अलकनंदा नदी सतोपंथ ताल से निकलती है। सतोपंथ ग्लेशियर, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड के बद्रीनाथ से कुछ दूरी ऊपर सतोपंथ ग्लेशियर स्थित है। सतोपंथ ग्लेशियर के पास में ही सतोपंथ ताल है और इस सतोपंथ ताल के बारे में कहा जाता है कि ये एक 3 कोने वाली झील है। इस झील के 3 कोने हैं, यानी कि त्रिकोण ये झील है। और ऐसी भी मान्यता है कि ऐसा कहा जाता है कि इस झील के तीनों कोनों पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश विराजमान होते हैं। साथ में ही इस झील को क्षीर सागर भी कहा जाता है। क्षीर यानी कि दूध और सागर, दूध का सागर। तो क्षीर सागर के नाम से सतोपंथ ताल को जानते हैं। सतोपंथ ग्लेशियर पास में ही है। सतोपंथ ताल से जिस स्थान से अलकनंदा नदी का उद्गम होता है उस स्थान को अलकापुरी कहा जाता है और अलकापुरी से उद्गम होते हुए हमारी अलकनंदा नदी जो है वो आगे बढ़ती है और पहुँचती है वसुधारा नामक स्थान पर। और वसुधारा नामक स्थान पर एक जलप्रपात का निर्माण करती है, विशाल जलप्रपात। इस जलप्रपात का नाम है वसुधारा जलप्रपात, जो कि 112 मीटर ऊंचा जलप्रपात है। एक बात ध्यान रखने वाली है कि जो ये सतोपंथ ताल है इसके पास में ही 2 कुंड भी हैं और इन कुंडों के बारे में पिछले एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, सूर्य कुंड और चंद्र कुंड। तो यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति हो गई, सतोपंथ ग्लेशियर के पास में सतोपंथ ताल को क्षीर सागर कहा जाता है। 3 कोने हैं, त्रिकोण कुंड है, ब्रह्मा विष्णु महेश विराजमान होते हैं। सतोपंथ ताल के अलकापुरी नामक स्थान से अलकनंदा नदी का उद्गम होता है। आगे बढ़ते हुए वसुधारा नामक स्थान पर आती है। वसुधारा नामक स्थान पर वसुधारा जलप्रपात का निर्माण करेगी। वसुधारा जलप्रपात 112 मीटर ऊंचा जलप्रपात है, जो कि पर्यटकों के लिए भी एक विशेष रूप से जो है पर्यटन किया जाने वाला एक स्थान है। इसके बाद अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है और ये पहुंचती है माणा नामक स्थान पर। बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर दूर माणा में पहली नदी, अलकनंदा की जो पहली सहायक नदी है वो अलकनंदा में मिलती है। इस नदी का नाम है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी रत्नाकोना ग्लेशियर के देवताल नामक स्थान से निकलती है और माणा में आकर अलकनंदा नदी में मिल जाती है और माणा में आकर केशव प्रयाग जो है यहाँ पे बनाती है। तो सरस्वती नदी का उद्गम रत्नाकोना ग्लेशियर के देवताल से माणा में केशव प्रयाग बनाते हुए अलकनंदा नदी में मिल जाती है। एक चीज़ ध्यान रखने वाली है, देवताल जो है ये भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित हिमानीकृत झील।
तो भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित हिमानीकृत झील है या हिमानी निर्मित झील है देवताल। इसके बाद माणा में केशवप्रयाग बनने के बाद अलकनंदा नदी और आगे आएगी और यहाँ पर हिंदुओं का एक प्रमुख या हम कह सकते हैं सबसे बड़ा तीर्थ बद्रीनाथ में एक और नदी का संगम अलकनंदा नदी में होगा जो है ऋषिगंगा। ऋषिगंगा नीलकंठ पर्वत से निकलकर बद्रीनाथ में अलकनंदा नदी से संगम बनाती है। ऋषिगंगा और भी नदियां हैं ऋषिगंगा नाम की जिनको हम आगे पढ़ेंगे। तो ऋषिगंगा नीलकंठ पर्वत से उद्गम होकर बद्रीनाथ में संगम बनाएगी अलकनंदा के साथ। इसके बाद अलकनंदा जो है ऋषिगंगा से संगम बनाकर आगे बढ़ती हुई पहुंच जाती है गोविंद घाट में। गोविंद घाट सिखों के प्रमुख तीर्थ स्थानों के लिए प्रसिद्ध है। गोविंद घाट से ही फूलों की घाटी और हेमकुंड तक जाने का मार्ग निकलता है। तो यहाँ पर एक नदी जो कि हेमकुंड से ही आती है और हेमकुंड से आकर गोविंद घाट में अलकनंदा नदी में मिल जाती है, वो नदी है लक्ष्मण गंगा। तो लक्ष्मण गंगा का उद्गम होगा हेमकुंड से और इस लक्ष्मण गंगा को अन्य नामों से भी जाना जाता है। इस लक्ष्मण गंगा को भिंडार गाड़ के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि आप जानते हो फूलों की घाटी को ही भिंडार के नाम से जानते हैं, वहीं से ये नदी निकलती है। तो इसको जो है भिंडार गाड़ के नाम से भी जाना जाता है। हेमकुंड से निकलकर गोविंद घाट में मिल जाती है। इस लक्ष्मण गंगा की एक सहायक नदी है जिसका नाम है पुष्पावती। फूलों की घाटी के बीचों बीच बहती है पुष्पावती नदी। पुष्पावती नदी का उद्गम पुष्पतोया ताल जो कि कामेट पर्वत पर है, वहाँ से होकर घांगरिया में ये जो है मिल जाती है लक्ष्मण गंगा में। तो लक्ष्मण गंगा की सहायक नदी है पुष्पावती। घांगरिया फूलों की घाटी में प्रवेश करने का द्वार कहा जा सकता है या जहाँ स्टे कर सकते हैं अंतिम पॉइंट वो घांगरिया है। तो हेमकुंड जो है वो सिखों के पवित्र स्थान के रूप में प्रसिद्ध है और सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने यहाँ पर तपस्या करी थी। 7 पहाड़ियों से घिरी हुई ये झील है, 7 पर्वतों से घिरी हुई झील है। तो हेमकुंड सिखों के लिए पवित्र स्थान है। यहाँ से लक्ष्मण गंगा निकलती है, घांगरा नामक स्थान पर पुष्पावती नदी इसमें मिल जाती है और गोविंद घाट में लक्ष्मण गंगा अलकनंदा में मिल जाती है। इसके बाद गोविंद घाट से बहते हुए अलकनंदा जो है वो आगे को आएगी। दोपट्टा नामक स्थान है विष्णुप्रयाग और गोविंद घाट के बीच में, यहाँ पर एक नदी इसमें मिल जाती है। ये नदी है काक नदी। काक नदी काकभुसुंडी सरोवर से निकलती है। काकभुसुंडी सरोवर के बारे में कहा जाता है कि जो कौवे हैं यहाँ पर मरने के लिए काकभुसुंडी ताल में जाते हैं, तो कौवों का मृत्यु स्थल इसको कहा जा सकता है। तो काक नदी यहाँ से निकलकर दोपट्टा नामक स्थान पर अलकनंदा नदी में मिल जाती है। अलकनंदा नदी और आगे बहते हुए पहुँचती है विष्णुप्रयाग में, जहाँ पर कि पहला प्रयाग बनाती है। 5 प्रयागों में से जो पहला प्रयाग है वो है विष्णुप्रयाग और ये अलकनंदा और पश्चिमी धौलीगंगा के संगम पर बनता है। पश्चिमी धौलीगंगा और अलकनंदा का संगम विष्णुप्रयाग जो कि पहला प्रयाग है। पश्चिमी धौलीगंगा के उद्गम की अगर हम बात करते हैं तो धौलागिरी पर्वत श्रेणी के कुनलुग नामक स्थान से निकलती है। धौलागिरी पर्वत श्रेणी के कुनलुग नामक स्थान से निकलकर आगे बढ़ती हुई विष्णुप्रयाग में पहुंचती है। इससे पहले इसमें भी काफ़ी सारी नदियां आकर मिल जाती है, जिनमें से प्रमुख है ऋषिगंगा, गणेश गंगा, गिरथी और कियोगाड़। इसमें जो पहली नदी है वो है ऋषिगंगा। ऋषिगंगा के बारे में आप जानते ही होंगे। ऋषिगंगा वही नदी है जिसमें तपोवन आपदा जिस नदी में तपोवन आपदा जो है वो आई थी। तो ऋषिगंगा में 7 फरवरी 2021 में ऋषिगंगा में एक इस नदी पर एक झील बनने के कारण वो झील टूट गई और जिस कारण तपोवन में एक भीषण आपदा आई थी। रैणी गांव में ऋषिगंगा जो है वो धौलीगंगा में मिल जाती है। एक छोटा सा नदी तंत्र है, नंदा देवी पर्वत से निकलकर ऋषिगंगा रैणी गांव में आकर मिल जाती है पश्चिमी धौलीगंगा में। पश्चिमी धौलीगंगा आगे बढ़ती हुई एक और नदी इसमें संगम बनाती है जिसका नाम है गणेश गंगा। इसके अलावा एक नदी जो कि मल्लारी भोटिया जनजाति का एक प्रमुख जो प्लेस है वो मल्लारी में गिरथी गाड़ आकर जो है वो मिल जाती है और साथ में कियो गाड़ भी आकर जो है उसी के आसपास पश्चिमी धौलीगंगा में मिल जाती है। तो पश्चिमी धौलीगंगा की जो सहायक नदियाँ हैं ऋषिगंगा हो गया, गणेश गंगा हो गया, गिरथी और कियो गाड़, ये पश्चिमी धौलीगंगा की सहायक नदी है और पश्चिमी धौलीगंगा खुद जो है वो विष्णुप्रयाग में आकर मिल जाती है अलकनंदा नदी में। इसके बाद अलकनंदा नदी आगे बढ़ते हुए पहुंचती है नंदप्रयाग में। नंदप्रयाग जो कि दूसरा प्रयाग है, इसके बीच हालांकि और भी बहुत सारी नदियाँ इसमें मिलती है, संगम बनाती है। इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। अलकनंदा नदी में नंदप्रयाग में नंदाकिनी नदी का संगम होता है जो कि दूसरा प्रयाग का निर्माण करती है। नंदा घुंघटी से निकलकर नंदाकिनी बहते हुए नंदप्रयाग में पहुंचती है और नंदप्रयाग में संगम बनाती है जो कि नंदप्रयाग के नाम से फेमस है। नंदाकिनी नदी के बारे में अगर विशेष तथ्यों की बात की जाए तो नंदाकिनी नदी एक ऐसी नदी है जिसका जल जो है देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता है। इस नदी को अपवित्र माना जाता है, इसका जल जो है वो देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता है। नंदा घुंघटी से नंदाकिनी नदी का उद्गम होता है। इसकी भी काफ़ी सारी सहायक नदियाँ हैं, इसके बारे में हम थोड़ी देर में देखेंगे। इसमें बहुत सारी चौफिला गाड़ हो गई या घुनी गाड़ हो गई, रामणी गाड़ हो गई, काफ़ी सारी इसकी भी सहायक नदियाँ हैं। इसके बारे में हम देखेंगे थोड़ी देर में इसकी कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं। आगे बढ़ते हुए पहुँचती है तीसरे प्रयाग कर्णप्रयाग में। कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम होगा। पिंडर नदी पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है।
पिंडारी ग्लेशियर जो कि बागेश्वर में स्थित है। पिंडारी ग्लेशियर के बारे में अगर बात करें तो ये पिंडारी जो ग्लेशियर है, पिंडारी ग्लेशियर की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है बागेश्वर की दृष्टि से। पिंडारी ग्लेशियर की खोज 1846 में हुई थी। किसने की थी? तो मिस्टर मिडेन ने। मिस्टर मिडेन ने 1846 में पिंडारी ग्लेशियर की खोज की थी। बागेश्वर के दानपुर क्षेत्र में ये ग्लेशियर स्थित है और कहा जाता है कि राज्य का दूसरा सबसे बड़ा ये ग्लेशियर है। और पिंडर नदी के बारे में अगर कहा जाए तो ये काफ़ी तीव्र गति से प्रवाहित होती है और अलकनंदा नदी के नदी तंत्र में जितनी भी नदियां हैं, हम कह सकते हैं 5 प्रयागों में से एकमात्र नदी जो कि कुमाऊं से उद्गमित होकर आती है वो है पिंडर नदी। पिंडर की एक सहायक नदी है आटागाड़ जो कि सिमली में पिंडर नदी से संगम बनाती है। आटागाड़ दूधातौली पर्वत श्रेणी से निकलती है, उत्तराखंड का पामेर जिसे कहा जाता है। दूधातौली से 5 नदियों का उद्गम होता है जिनमें से आटागाड़ भी एक है। तो आटागाड़ नदी पिंडर की सहायक नदी सिमली में मिल जाती है। पिंडर नदी आगे बढ़ते हुए कर्णप्रयाग नामक स्थान पर आपकी अलकनंदा में मिलकर तीसरा प्रयाग का निर्माण करती है। विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग और कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग के बारे में काफ़ी सारे तथ्य हैं। आगे जब हम जनपद सीरीज पढ़ेंगे उसमें ये सारी चीज़ें कंप्लीट करेंगे। जनपद सीरीज में मैं आपको सभी जनपदों के बारे में इंपॉर्टेंट तथ्य, जो भी जनपदों के बारे में मोस्ट फैक्ट हो सकते हैं, उन सभी फैक्ट को आपके सामने लेके आऊँगा। उसके लिए आपको बने रहना होगा। आगे हम सभी चीज़ों को अच्छे ध्यान से पढ़ेंगे। जो अलकनंदा नदी में मिलती है भागीरथी नदी से पहले, वो नदी है मंदाकिनी नदी। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होकर चौथा प्रयाग बनता है जिसका नाम रुद्रप्रयाग है। मंदाकिनी नदी अपने आप में एक विशेष नदी है क्योंकि ये नदी भी बाढ़ लाने के लिए जानी जाती है। जैसे कि आपको पता होगा 2013 में जो केदारनाथ आपदा आई थी वो इसी नदी के कारण आई थी और ये नदी का जो उद्गम स्थल है वो है चौराबाड़ी ताल। केदारनाथ से कुछ दूरी पर चौराबाड़ी ताल है और इसी ताल के टूटने से जो है इस नदी में और केदारनाथ में भीषण आपदा आई थी 2013 में। चौराबाड़ी ताल को अन्य नामों से भी जाना जाता है। इसको सरबदी सरोवर, सरबदी ताल या गांधी सरोवर के नाम से भी जानते हैं। गांधी सरोवर इसलिए कहा जाता है क्योंकि 1948 में गांधी जी की अस्थियां इस ताल में ही विसर्जित की गई थी। इस नदी का अपना एक छोटा नदी तंत्र है जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मंदाकिनी नदी की जो पहली सहायक नदी है वो सहायक नदी है धुलगाड़। धुलगाड़ नदी जो है ये इस परिप्रेक्ष्य में इंपॉर्टेंट है कि कभी कभी पूछ लिया जाता है कि अगस्त मुनि में किन 2 नदियों का संगम होता है, तो रुद्रप्रयाग में ही अगस्त मुनि नामक स्थान पड़ता है। वहाँ पर धुलगाड़ जो है वो मंदाकिनी नदी में मिल जाती है। मंदाकिनी नदी बहते हुए आगे चलती है, एक स्थान आता है सोनप्रयाग। सोनप्रयाग जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है केदारनाथ यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए भी। तो सोनप्रयाग में एक नदी जिसको कि सोनगंगा या बासुकी नदी के नाम से जानते हैं, वो नदी बासुकी ताल से निकलते हुए, बासुकी ताल के बारे में आप जानते होंगे, लाल रंग का ताल इसको कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस ताल का जो जल है वो लाल है। ठीक है, तो बासुकी ताल से एक नदी निकलती है जिसको सोनगंगा या बासुकी नदी कहते हैं। ये सोनप्रयाग में आकर मंदाकिनी नदी में मिल जाती है। आगे बढ़ते हुए कालीमठ नामक एक स्थान आता है जो कि एक शक्तिपीठ है, माँ काली का एक शक्तिपीठ है। वहाँ पर एक नदी संगम बनाती है मंदाकिनी में जो है मधुगंगा। तो मधुगंगा नदी मदमहेश्वर से निकलकर कालीमठ नामक स्थान पर मंदाकिनी नदी में मिल जाती है। आगे बढ़ते हुए एक महत्वपूर्ण और एक जिस नदी के बारे में काफ़ी कम लोगों को पता है, एक नदी है अलस तरंगिणी। अलस तरंगिणी नामक नदी जो है वो सूर्यप्रयाग नामक एक प्रयाग का निर्माण करती है। तो अलस तरंगिणी सूर्यप्रयाग में मंदाकिनी नदी में मिल जाती है। उसके पश्चात मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी से संगम बनाती है। तो मंदाकिनी का भी अपने आप में एक छोटा सा नदी तंत्र है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हैं, चाहे रुद्रप्रयाग के बारे में हो। रुद्रप्रयाग में कहा जाता है कि भगवान शिव के 200 से ज़्यादा शिव मंदिर होने के कारण इसका नाम रुद्रप्रयाग पड़ा। इसके अलावा कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग के बारे में भी जब हम जिला सीरीज में चमोली जनपद के बारे में जानेंगे तो उसमें हम इन सारे स्थानों को भी कंप्लीट करते हुए चलेंगे कि किसका नाम किस वजह से और क्यों पड़ा। तो वहाँ पर हम डीपली इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो अलकनंदा नदी तंत्र में जो अंतिम नदी है, और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि 5 प्रयागों में चमोली में जो प्रयाग बनते हैं उन प्रयागों में मंदाकिनी एकमात्र ऐसी नदी है जो कि दाईं ओर से संगम बनाती है। बाकी सभी नदियाँ बाईं ओर से मिलती है और मंदाकिनी नदी एकमात्र नदी है जो दाईं ओर से इसमें संगम बनाती है। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको हम देख लेते हैं जो इसमें कवर नहीं हो पाए हैं, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। अलकनंदा के बारे में अगर हम बात करें तो अलकनंदा का प्राचीन नाम, जैसे कि मैंने बताया भी था आपको, अलकनंदा का प्राचीन नाम विष्णुगंगा है। अलकनंदा का प्राचीन नाम हो गया विष्णुगंगा। और अगर अलकनंदा नदी की लंबाई की बात करें तो 195 किलोमीटर 195 किलोमीटर जो है अलकनंदा नदी की लंबाई है। वहीं अगर अलकनंदा नदी की बात करें तो जल प्रवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है। सबसे लंबी नदी काली नदी है 252 किलोमीटर की, लेकिन अगर जल प्रवाह की दृष्टि से बात करें, पानी की क्षमता की दृष्टि से बात करें तो जल प्रवाह की दृष्टि से जो है अलकनंदा नदी जो है वो सबसे बड़ी नदी में गिनी जाती है।
अलकनंदा नदी का एक और नाम से जानते हैं, वो है हिरण्यवती। अलकनंदा को हिरण्यवती नाम से भी जानते हैं, किसमें कहा गया है? तो ऋग्वेद में कहा गया है। अलकनंदा नदी को ऋग्वेद में हिरण्यवती नाम से संबोधित किया गया है। वहीं अगर हम पुराणों की बात करें तो पुराणों में इसको और भी नामों से संबोधित किया गया है, जैसे विष्णुपदी, विष्णु के चरण में रहने वाली विष्णुपदी, या आदि गंगा। तो आदि गंगा, विष्णुपदी, इन नामों से भी संबोधित किया गया है। वहीं अलकनंदा की अन्य सहायक नदी कुछ तो हमने पढ़ ली, लेकिन अगर अन्य की बात करें जिनमें 2-3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अन्य सहायक नदी की बात करें तो इसमें एक आता है विरही गंगा। विरही गंगा ये भी बाढ़ के लिए जानी जाती है। जिस प्रकार हमने देखा ऋषि गंगा में बाढ़ आई थी, जिस प्रकार हमने देखा मंदाकिनी नदी केदारनाथ में आपदा लाने के लिए जानी जाती है, उसी प्रकार विरही गंगा में भी जो है ये भी बाढ़ लाने के लिए जानी जाती है ये नदी। इसके अलावा गरुड़ गंगा, गरुड़ गंगा अलकनंदा की सहायक नदी है। बालखिल्या जो कि चमोली में जो है वो अलकनंदा नदी में संगम बनाती है, और कहाँ से निकलती है? तो ये जो है आपका अनुसुईया से निकलती है। अनुसुईया से निकलकर जो है चमोली में संगम बनाती है। इसके अलावा कंचनगंगा, ये इंपॉर्टेंट है। कंचनगंगा सहायक नदी है। कंचनगंगा को इंपॉर्टेंट है। एक और इंपॉर्टेंट नदी है जो है अमृतगंगा। एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से कौन सी अलकनंदा नदी की सहायक नदी है या फिर नहीं है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट है जो है सोनधारा। सोनधारा। इसके अलावा पातालगंगा, पातालगंगा। इसके अलावा रुद्रगंगा। तो ये कुछ नदियां हैं जो कि संगम बनाती है अलकनंदा में, अलकनंदा नदी की सहायक नदियों के नाम से जानी जाती है। इसके अलावा हमने एक नदी पढ़ी थी जो कि नंदप्रयाग में संगम बना रही थी, जिसका नाम था नंदाकिनी। नंदाकिनी नदी की भी बहुत सारी सहायक नदियां हैं, जिसमें से कुछ हैं तोमिनगाड़, तोमिनगाड़। इसके अलावा भौरियागाड़, भौरियागाड़ के अलावा गेरीगाड़। और इन सब में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है चौफुलागाड़, जिसके बारे में कि क्वेश्चन पूछा भी गया है पिछले कुछ एग्जामों में। इसके अलावा रामणीगाड़, रामणीगाड़ के अलावा जेठागाड़ और खूनीगाड़। ये कुछ नदियां हैं जो कि अलकनंदा नदी की सहायक नदी नंदाकिनी, और नंदाकिनी के बारे में हम जान भी चुके हैं कि एक ऐसी नदी है जिसका जल जो है वो देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता है। तो नंदाकिनी नदी की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं वो ये नदियां हैं। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि पंचप्रयागों में जो सबसे छोटी नदी है, पंचप्रयागों में जो सबसे छोटी नदी है वो है नंदाकिनी, जो कि है 56 किलोमीटर की। पंचप्रयागों में सबसे छोटी नदी नंदाकिनी जो कि 56 किलोमीटर की है। उसके अलावा हमने और नदियों के बारे में भी जाना, जैसा कि अलकनंदा 195 किलोमीटर। इसके अलावा विष्णु गंगा की अगर हम बात करते हैं, या सॉरी धौली गंगा की बात अगर हम करते हैं, पश्चिमी धौली गंगा, तो पश्चिमी धौली गंगा 94 किलोमीटर। इसके अलावा पिंडर 105 किलोमीटर। पिंडर के अलावा नंदाकिनी के बारे में हमने देखा 56 किलोमीटर। उसके अलावा आपकी जो है अगर हम बात करते हैं और भी नदियों के बारे में, तो वो हम आगे आने वाली जो भी हमारी वीडियोस होंगी उसमें पढ़ेंगे। मंदाकिनी एक नदी जो कि केदारनाथ से आती है, 72 किलोमीटर, 72 किलोमीटर है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ तो थैंक यू सो मच।